Hello everyone. As you know that I'm doing Indian Polity by M. Lakshmi Kant. Okay. Before that, I have already completed 6 part for chapter 1. Okay. And this is nothing but is the historical background. Okay. देखिए ये मैंने 6 पार्ट पहले किया हुआ है. ये दिस विल बी एक्चुअली द लास्ट पार्ट. ओके. बट इसके बाद एक और पार्ट में लेके आऊँगा. उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह लास्ट में बनी थी उसकी लिस्ट है. ठीक है. तो यू कैन से दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बट आई विल कम अप विद वन मोर स्मॉल पार्ट सो दैट विल फिनिश दिस चैप्टर कंप्लीटली. ओके. एंड विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, आई मीन चैप्टर 2. ओके. सो विल सी दिस पार्ट. ओके. एंड विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर 1. ओके. देखिए, in this we are going to see the Indian Independence Act. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग भारत को आज़ाद करा देंगे. ओके. विद दिस एक्ट एंड विल ऑल्सो सी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ओके. काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखे थे अंग्रेजों ने हम लोगों को. तो फाइनली टाइम आ गया उन लोगों से छुटकारा पाने का. सो टुडे विल ऑल्सो गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. Anyway, okay, we'll read here and we'll try to understand what is given. On 1 second, I will change the pointer. Fine. On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. ठीक है. 20 फरवरी 1947 को जो उस समय ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली, उसने डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून 1948 को हमारा जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से ख़त्म हो जाएगा. आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल हैंड, और जो भी उस समय रिस्पॉन्सिबल हैंड होगा उनको पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ओके. दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाई एजिटेशन बाई मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ कंट्री. ठीक है. तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था. जब ये चीज़ आया, ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और वो दे वर डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. अगेन इन जून 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946. ठीक है. पहले ही से वो बन चुकी थी एंड इट वॉज गोइंग ऑन. कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट. ठीक है. अब इन्होंने एक चीज़ बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी हुई थी वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर कोई कंट्री का कोई ऐसा पार्ट है जो अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, दे कैन डू दैट. ठीक है. ऑन द सेम डे जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पुट 4th पार्टीशन प्लान. ठीक है. देखिए, ये उन्होंने ऑन जून 3 को 1947 पार्टीशन प्लान रख दिया और दैट वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान. द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. वो जो प्लान था दोनों कांग्रेस एंड मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया. ओके. इमीडिएटली इफेक्ट वाज गिवन टू द plan by enacting the Independence Act 1947. ठीक है. So this was the little bit background of the Indian Independence Act 1947. Now we are going to see the actual features what were given in the this Indian Independence Act 1947. Okay. So the first feature is it ended the British rule in India and declare India as an independent and sovereign state from August 15th, 1947. ठीक है. तो इसका फर्स्ट फीचर ये बोलता है कि ब्रिटिश रूल का एंड हो गया, इज ऑलरेडी एंडेड एंड इट डिक्लेयर दैट इंडिया इज, और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट. और जो हमको इंडिपेंडेंस किस दिन मिला था? 15 अगस्त 1947. ओके. इसी डेट पे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डेट.
Second point, it provided for the partition of India and creation of two independent dominions, India and Pakistan, with the right to secede from the British Commonwealth. ठीक है, इन्होंने इसके साथ ये भी प्रोवाइड किया, पार्टीशन किया इंडिया और पाकिस्तान का, और उन्होंने ये भी बोला कि यू हैव राइट टू सेसेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ. ठीक है, अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, ऐसा उन्होंने भी ये चीज़ भी उनको राइट दिया. थर्ड, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय. जो वाइस रॉय का ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन और गवर्नर जनरल. ठीक है, वाइस रॉय हटा दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान को जो दो नए डोमिनियन बने थे उनको एक गवर्नर जनरल दिया गया, हु वॉज अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट. ठीक है, तो जो भी दोनों डोमिनियन में जो भी कैबिनेट उस टाइम की थी उनके एडवाइस पे ब्रिटिश किंग ने दो गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया. हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, हिज लाइक मैजेस्टी मतलब वहाँ के किंग की बात हो या क्वीन जो भी रहा होगा या रही होगी. अब इसके बाद से ब्रिटेन वॉज हैव टू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके बाद गवर्नर बनने के बाद अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब ये जो दोनों लोग हैं दे विल बी दिस गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल लाइक फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, फॉर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट. ओके. फोर्थ पॉइंट, it empowered the constituent assemblies of two dominion to frame and adopt any constitution. ठीक है, और इस एक्ट ने ये भी एम्पावर किया जो उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, टू बोथ द डोमिनियन दे कैन अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशन. ठीक है, पाकिस्तान जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है बना सकता है, इंडिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है बना सकता है, एंड रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, इससे पहले ब्रिटिशर्स ने जितने भी एक्ट बनाए थे उसको रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ. जो ये 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये जो बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि इसको भी रिपील किया जा सकता है. ठीक है, मतलब इससे पहले जो भी हम लोगों ने एक्ट देखा था ना, काउंसिल एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट हम लोगों ने देखा था वो भी ये रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ बोथ डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि ये भी एम्पावर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज है ऑफ बोथ द डोमिनियन दे कैन लेजिस्लेट देयर वॉट एवर टेरिटरी दे हैव टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्ट एंड इन्फोर्स. ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, बना नहीं है. ठीक है, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है दोनों पाकिस्तान और इंडिया की जो भी उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी दे कैन लेजिस्लेट, कोई भी लॉ बना सकते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 1947 was to be extended to either of the new dominion unless it was extended thereto by law of the legislature of the dominion. कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द न्यू डोमिनियंस विच इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया. Next point, it abolished the office of Secretary of State for India and transferred his function to the Secretary of State of the Commonwealth Affair. ठीक है, तो उससे पहले इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया था, उसकी ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया एंड उसको ट्रांसफर हिज फंक्शन, उसका जो भी फंक्शन था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर. ठीक है, वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया. सेवेंथ पॉइंट ये बोलता है, टू प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेटेड विद द ट्राइबल एरिया ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947. ठीक है, मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि
इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, मतलब जो भी ब्रिटिश रूल है वो इट इज़ गोइंग टू बी लैप्स, खत्म हो गई ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी ये रूल करते थे, तो वहाँ से भी इनका पैरामाउंटेसी जो था वो भी लैप्स हो गया। एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल्स एरिया, और जो भी जो भी उस समय ये लोग जो भी ट्राइबल्स एरिया थे उनको भी ये लोग कैप्चर किए हुए थे, तो जो भी उनसे ट्रीटी रिलेशंस थे वो सारा का सारा इंडेड लैप्स हो गया ऑन फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट either to join the dominion of India and dominion of Pakistan or remain independent। देखिए ये ब्रिटिशर्स इतने ख़राब थे, मतलब जाते जाते भी नाटक करके चले गए। इन्होंने क्या किया, एक तो इंडिया बना दिया और पाकिस्तान बना दिया, दो डोमिनियन बना दिया। अब इसके बाद लगभग 500 550 के आसपास में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, उनको उन्होंने क्या बोल दिया, जो कि उन प्रिंसली स्टेट पे ये लोग इनडायरेक्टली रूल करते थे, मतलब उनके जो राजा को कंट्रोल करते थे ऐसा था। ठीक है, जैसे आप लगान मूवी देखो तो उसमें जो राजा आते थे ना वो मैच होने के टाइम में, तो वो कुछ नहीं, वो उनको कंट्रोल कौन करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे, उसी टाइप का। तो उन्होंने क्या किया, जाते समय ये बोल दिया कि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो और तुम लोग चाहो तो इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। मतलब आप खुद सोचो कि इंडिया की जो टेरिटरी, ठीक है, कोई मान लो 100 एकड़ कोई एक एरिया है जो कि प्रिंसली स्टेट है, कोई राजा का एरिया है 500 एकड़ मान लो, उसको बोल दिया कि भाई तुम इंडिपेंडेंट रहो या तुम चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, चाहो तो तुम इंडिया को ज्वाइन करो। अब तुम सोचो कि मान लो कोई पाकिस्तान जिन्ना का दोस्त हो, वो बोले कि नहीं मैं तो पाकिस्तान को ज्वाइन करूँगा, तो वो आएगा जाएगा कैसे। ठीक है, तो मतलब पूरा मतलब जाते जाते कि डिवाइड कर दो पूरा, ये अपने ही में लड़े कटे मरे ऐसा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो सारे प्रिंसली स्टेट को फिर कंबाइन किया गया था बाद में। तो उसमें देखिए, उसमें दो स्टेट ऐसे थे, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, ये दोनों नहीं मान रहे थे। तो फिर उनको मतलब अब जब मैं आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो हैदराबाद को कैसे इंडिया में शामिल किया गया, फिर जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया। कि जूनागढ़ तो बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, ठीक है, बाद में फिर वहाँ की जो जनता थी उन वोटिंग हुआ था, ठीक है, तो वो लगभग 75-80% लोग जो थे वो इंडिया में शामिल होने के लिए बोले, तो फिर जूनागढ़ जो है इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हैदराबाद के लिए तो आर्मी भेजी गई थी, वहाँ का जो राजा था वो नहीं मान रहा था, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर तो बोल ही दिया था कि हम नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर बाद में पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ओके, इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी, तो उन्होंने बोला कि हम क्यों मदद करेंगे तुम्हारी। तो फिर उन्होंने राजा हरी सिंह थे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के राजा, जो भी लास्ट राजा थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारी मदद करो, बट हम आप में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया में शामिल हो जाएंगे। तो फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया गया था, उसमें उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी गई थी। ओके, उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, खुद का फ्लैग कर सकते हैं, बट उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, ये सब चीज़ें जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो वही जो आर्टिकल 370 उसमें फिर ऐड किया गया था, बाद में बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दी। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब अब सोचो कि तब का अब उस टाइम पे वो बोल के चले गए, वो सब चीज़ें अभी तक सही की जा रही हैं। ठीक है, सो दे वर नॉनसेंस एक्चुअली। ओके, सो 9th point, it provided for the governance of each of the dominion and provinces by the Government of India Act 1935. Okay, it provided for the governance of each of the dominion and the provinces by the Government of India Act 1935. ठीक है, till the new constitution were framed, the dominion were however authorized to make modification in act। देखिए, जब तक हमारा
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आया तब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फॉलो करके जो भी डोमिनियन थे या फिर स्पेशली प्रोविंसेस उसको उस समय तक उन्होंने डील किया था। फिर उसके बाद फिर जब डोमिनियंस वर हाउ एवर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट, ठीक, बट डोमिनियन जब तक आया नहीं था तब तक उन्होंने इसको यूज़ किया और इसमें मॉडिफिकेशन भी किया। और फिर जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो फिर उन लोगों ने उसको यूज़ किया फिर लेटर। आई मीन ऑब्वियसली वी आर यूजिंग नाउ इटसेल्फ। Okay, 10th point, it provided the British monarch of his right to veto bill and ask for the reservation of certain bill for his approval. Okay, but this right was reserved for the Governor General. Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. But वही चीज़ बोल रहे हैं गवर्नर जनरल को जो पावर है वो सब वीटो पावर वगैरह देने की बात हो रही है, तो वो सब चीज़ें भी इस एक्ट में किया गया था। ओके, 11th, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऑब्वियसली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फॉर द प्रोविंसेस देयर वर द गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, सो दे विल बी नॉमिनल हेड्स ऑफ स्टेट्स। They were made act on the advice of respective council of ministers in all matters। ठीक है, तो जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे और जो भी दिस इज फॉर इंडिया लेवल एंड फॉर द स्टेट लेवल द गवर्नर्स दे विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ वॉट एवर रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी देयर। ओके, इन ऑल मैटर्स, जो कि अभी भी है जो अभी हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट को कौन करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंटर में, वो एडवाइस करता है एंड ही एक्ट एज एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली इन स्टेट्स द गवर्नर्स एक्चुअली एक्ट एज ए एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, आई कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और रिस्पेक्टिव असेंबलीज, जो भी असेंबली हैं उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Okay, it dropped the title of Emperor of India, or this act also dropped the title of Emperor of India from the royal title of the King of England। ठीक है, जो कि इंग्लैंड से जो भी रॉयल टाइटल था उसको ड्रॉप कर दिया गया था यहाँ पे with this act। And last, I think not last, we will see that last or not, 13.0, it discontinued the appointment of civil services and reservation of the post by the Secretary of State फॉर द स्टेट। ठीक है, तो अभी तक जो भी सिविल सर्विसेज अपॉइंट होते थे वो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया एंड द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज वेल, ये दोनों चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 तक जितने भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट हुए थे उनको और जो भी बेनिफिट्स एंड जो भी इंजॉय ऑल द बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स उनको मिलने थे वो सारे के सारे टिल दैट टाइम दे हैज टू बी एंटाइटल्ड। ओके, सो लाइक दिस टोटल 13 पॉइंट वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस Indian Independence Act. Okay, I hope you understood that what is given here. So these are some small outcome of this Independent Act, Indian Independent Act of 1947 that we'll see here, and we'll get the independence from the Britishers. Okay, with this slide. At the stroke of the midnight 14th August 1947, the British rule came to an end and the power was transferred to the two new independent dominion of India and Pakistan। ठीक है, तो 14 and 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ठीक, और जो भी पावर था वो ट्रांसफ़र हो गया डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस मनाया जाता है एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस मनाया जाता है। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय के वाइस रॉय, because of the last viceroy, he became the governor, first governor general
ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो भी नया डोमिनियन ऑफ इंडिया बना था उसके गवर्नर जनरल बने थे, एंड ही सॉट द जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड ये जो है इन्होंने जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको फर्स्ट एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, ठीक है। उसके बाद फिर ना हमारी असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इट बिकेम कन्वर्टेड इनटू पार्लियामेंट, और जो उसके प्रेसिडेंट थे ये बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राजेंद्र प्रसाद, दैट वी नो दैट, ओके। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1947 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। तो जो भी 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो इट बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, ओके। So this is nothing but is the end of the first chapter, and we have finished very successfully the first chapter and this Indian Independence Act, okay. So I will come up with the one very small video of chapter 1. So because in the book it is given like, okay, there was interim government, and in the 1947 there was one government, so who got which portfolio, okay, तो सब किसको क्या क्या बनाया गया था वो चीज़ उसमें दिया हुआ है, इट्स complete list is there, so we'll go through that list. So I have not put it in this video, so I need a separate part for that. So either you can think like part 8, or you can just think like, you know, a small portion of the chapter 1. Okay, so anyway, from my side chapter 1 is complete. We'll see the more chapters and we'll slowly complete the Indian polity by M. Lakshmikant.